देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 8 दिनों में यह दूसरी बार है जब कल सोमवार को सेना के जवानों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ सोमवार रात हुई मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 4 सैन्य कर्मी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार की शाम को डोडा के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया था। जानकारी के अनुसार सोमवार रात को करीब 9 बजे आतंकवादियों से सेना के जवानों का सामना हुआ और इसके बाद भारी गोलीबारी शुरू हो गई। यह गोलीबारी 20 मिनट से अधिक वक्त तक चली और इसमें एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के मंत्री रहे मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की दरभंगा के बिरौल बाजार स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई। घटना सोमवार की देर रात की है। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि की है। एसएसपी ने इस मामले में दरभंगा ग्रामीण की एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। वहीं पिता की हत्या की खबर सुनते ही मुकेश साहनी मुंबई से अपने घर दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। जानकारी के अनुसार एक स्थानीय निवासी पप्पू नायक ने बताया कि जब काफी देर तक मुकेश साहनी के पिता घर से नहीं निकले तो लोगों ने घर के अंदर देखा। घर में वह बिस्तर पर मृत पड़े थे। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर इस बात पर गंभीर चर्चा चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। जिन लोगों के 3 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी लाभों से वंचित किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से माना जा रहा है कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। संजय कुमार निषाद ने कहा कि अगर किसी गरीब का घर उजाड़ेंगे और उनके घर पर बुलडोजर चला देंगे तो वह आपको वोट देंगे क्या? 90 साल से बैठा आदमी गरीब आदमी है, उसके लिए तो सरकार हम ही लोग हैं। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास होना चाहिए। माहौल तो वैसे ही खराब है और अधिकारी उसे और खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि 10 में से 2 सीटें हमें दे दें, बाकी पर भाजपा सोच ले, क्योंकि हमने बीजेपी को उन 11 सीटों पर जीत दिलाई है जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। बजट सत्र 2024 को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सदन निष्पक्ष रहे। अफसोस की बात है कि पिछले सत्र में हमारे नेता राहुल गांधी की बात को हटाया गया। उनकी बात को क्यों हटाया गया है यह आज तक नहीं पता चला। इसके आधार पर बीजेपी ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की, उस भ्रम का उत्तर बद्रीनाथ के लोगों ने उपचुनाव में दे दिया। राहुल जी बहुत सोच समझकर कहते हैं और उनकी बातों का वजन सदन के रिकॉर्ड में दिखना चाहिए। गौरव गोगोई ने आगे कहा कि मैं सरकार और पीएम मोदी से कुछ उम्मीद नहीं करता, क्योंकि पीएम मोदी के पास अभी भी अंबानी और अडानी के लिए समय है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उनके पास समय नहीं है और ना ही उनके लिए दिल में जगह है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगाई ऐसे ही बरकरार है, लेकिन उनके पास देश की समस्याओं के लिए समय नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल सोमवार को एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर पिछले 5 वर्षों में राज्य की भूमि, खदानों, खनिजों और वन संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी नेता भूमि हड़पने, आवास दस्तावेजों में जालसाजी करने और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अब इस श्वेत पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए वाईएसआरसीपी नेता नारायण मूर्ति ने कहा कि सीएम नायडू केवल हमारी पार्टी पर कीचड़ उछालना चाहते थे। चंद्रबाबू नायडू के श्वेत पत्र में कोई सच्चाई या तथ्य नहीं है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग सब जानते हैं कि वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी ने गरीबों के लिए क्या किया है।
अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कल सोमवार को एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। अब उनकी इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उनकी इस मुलाकात ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। हालांकि शरद पवार से अपनी मुलाकात पर छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार राज्य के वरिष्ठ नेता हैं जो अलग अलग जाति के घटकों के जीवन को जानते हैं। मैंने उनसे मराठा ओबीसी के विवाद में मध्यस्थता करने की बात कही है, नहीं तो आगे जाकर स्थिति बिगड़ जाएगी। छगन भुजबल ने बताया कि शरद पवार ने कहा है कि वे एकनाथ शिंदे के साथ बात करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक वीडियो संदेश जारी कर दोहराया कि भाजपा ने एक झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उन्होंने अपने राजनीतिक हथियार ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया। जब उन्हें समझ में आ गया कि वे उस केस में जेल से बाहर आने वाले हैं, उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो भाजपा ने अपने दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया ताकि अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर ना आ पाएं। आतिशी ने पूछा कि भाजपा जेल में क्या करने की कोशिश कर रही है। भाजपा अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य, उनके शरीर को हमेशा के लिए खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल 30 साल से डायबिटिक के मरीज हैं। अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और इस स्तर तक गिर जाता है कि उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, तो 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 5 बार इस खतरनाक स्तर को छू चुका है। आज भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे में टाल दिया है। भाजपा इस हद तक गिर सकती है कि तिहाड़ जेल प्रशासन के जरिए मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज लेकर आई है, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। लेकिन भाजपा को पता होना चाहिए कि वे जितना चाहे झूठ बोल लें, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की जिस दिन भी न्यायालय के सामने पेशी होनी होती है, उसके 2-3 दिन पहले से आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र विभिन्न प्रकार की खबरें चलाने की कोशिश करता है। अब इन्होंने नया काम शुरू किया है कि उनका वजन कम हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि उनका राजनीतिक वजन तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ देखने की बात है कि एम्स के डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट के आधार पर उनको लगातार दवाइयां दी जा रही हैं। जो सुविधाएं कोर्ट ने उनके लिए कही हैं, वो मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात की जानकारी देते हुए उन्होंने कल सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों से मिलूंगा और हिमाचल प्रदेश के सर्वोत्तम हितों पर उनसे चर्चा करूंगा। हमें केंद्रीय बजट से उम्मीदें हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के नतीजों पर कहा कि 9 लोगों ने प्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराने की साजिश रची, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश करेगा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुंबई में मातोश्री पहुंचकर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी ने अपने घर में पूजा कराई और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया। यहाँ शंकराचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हम पाप और पुण्य में विश्वास करते हैं और विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि और वही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। जो विश्वासघात करता है वह हिंदू नहीं हो सकता और जो विश्वासघात सहता है वह हिंदू है। हमें उनके साथ हुए विश्वासघात पर दुख है और हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक वह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। आचार्य प्रमोद ने कहा कि हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा, जिन्होंने बाला साहेब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया उस पर क्या कहा जाएगा, जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया उस पर क्या कहा जाएगा।
आचार्य प्रमोद ने कहा कि शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। हरियाणा में साल के अंत में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इसी अभियान के माध्यम से मैं खुद प्रदेश के कोने कोने में जाऊंगा। आज प्रदेश के युवाओं के साथ सरकार ने अन्याय किया है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो से रिपब्लिकन सीनेटर जेडी वेंस को अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना है। ट्रंप ने कल सोमवार को अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर इसका ऐलान किया। आपको बता दें कि जेडी वेंस कभी ट्रंप के कट्टर आलोचक रहे हैं, लेकिन बाद में उनके सहयोगी बन गए। ओहायो से पहली बार सीनेटर चुने गए वेंस के पास कंजर्वेटिव वोटों का अच्छा आधार रहा है। वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से बड़ी संख्या में कंजर्वेटिव वोटर रिपब्लिकन पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस की लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।